एक बार फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम ने डिप्लोमेसी क्या होती है, उनकी जुबान क्या होती है और प्रोटोकॉल कैसे चलता है, ये तो हमने समझा। अब हम बात करेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत उनके साथ कैसे संबंधों को बनाता बढ़ाता है, क्या उसमें इश्यूज आते हैं। क्योंकि अभी तक हमको लगता था कि फोकस हमारा पश्चिमी देशों की तरफ ज्यादा था, लेकिन अब हम जिस सुपर पावर कहें, ग्रेट पावर कहें, जो बनने के सफर पर चले हैं, वहां पर ये छोटे देश जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमको बिग ब्रदर की तरह से देखते रहते थे, क्या अब हम उनको कन्विंस कर पाए हैं कि हम उनके दोस्त हैं, हम उनके भाई हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमानों का पैनल है। जो स्टूडियो में लोग हैं मौजूद हैं, पहले मैं उनका परिचय कराऊंगा। डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रशासन के ज्वाइंट सेक्रेटरी कुमार तुहिन, अखिलेश मिश्रा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी नॉर्थ हैं, नेपाल और भूटान पर काम करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त यश सिन्हा। इनकी एक और एक्सपर्टीज है, वो है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डेस्क भी देख चुके हैं। और इस वक्त एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं, पार्थसारथी साहब। जब हम कहते हैं कि डिप्लोमेट्स कुछ बताते नहीं, तो एक डिप्लोमेट ऐसा है जो कुछ छुपाता नहीं, सब कुछ बताता है। जी पार्थसारथी साहब जो सेक्रेटरी रह चुके हैं एमईए में। और डायनेस्टिक डिप्लोमेसी अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो इसको पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं समझना चाहिए। केएस वाजपेयी हमारे साथ हैं, जो भारत, पाकिस्तान, चीन और पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बड़े भारी विशेषज्ञ हैं। वाजपेयी जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। चर्चा में यहां शुरू करूंगा पार्थसारथी साहब आपसे। जैसा मैंने कहा कि पश्चिम पर ज्यादा ध्यान दो, वो ग्लैमरस लगता था, और यहां पर बात करो तो पाकिस्तान चीन के आगे डिस्कशन नहीं बढ़ता था। लेकिन और हमारे इतने सारे देश हैं पड़ोसी, हमारे संबंध का आज का स्टेटस रिपोर्ट आपसे लूंगा। लोग ये समझ नहीं पाए हैं कि हमारा पड़ोस है क्या। हमारा पड़ोस सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं है, बल्कि पूरे जो हिंद महासागर का इलाका है, और आजकल जो इंडो पैसिफिक कहते हैं, यानी पैसिफिक महासागर पर भी हमारे कोई गहरे राष्ट्रीय हित हैं, उसे हम अपने अब अपने पड़ोस समझते हैं। चुनौतियां क्षेत्र बदलता है, प्राथमिकताएं बदलती हैं। अगर आप अफ्रीका देखें तो जब मैं अफ्रीका में था, और अगर आज भी कोई अफ्रीका में हो, तो अफ्रीका के लोग हमारे लिए इच्छुक क्यों हैं? चीन तो बड़े पैसा देता, धनराशि देता है, लेकिन उनकी काबिलियत को बढ़ाना, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए जो सहयोग सहायता हम देते हैं, वो और किसी को नहीं मिलता। इसी तरह से हमारे अगर आप देखें तो जो खाड़ी के इलाका है, वहाँ हमारे 60-70 लाख लोग वहाँ बसते हैं। तेल और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग है। तो प्राथमिकताएं क्षेत्र से क्षेत्र बदलता है हमारे पड़ोस में। जापान या पूर्वी एशिया देखें तो एक किस्म का जो हमारे खुले व्यापार के संधि बन रहे हैं, उससे व्यापार को बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है। ये सब हम समझ सकते हैं कि ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, हमारी सफलताएं हैं कि हमने इस दूरदर्शिता से देखा। अगर आप पूछें तो प्राथमिकता क्या है आजकल, अब मेरे ख्याल पिछले 30 साल से हमने ये समझ लिया है कि प्राथमिकता हमें आर्थिक सहयोग पर रखना चाहिए। राजनीति चलती रहेगी, कूटनीति चलती रहेगी। और मैं ये भी सराहना देना चाहता हूं कि जो मेरे विदेश सेवा छोड़कर 13 साल हो गए हैं, जो भी नई पीढ़ी के आए हैं हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, वो पूरे तरह से इस बात के जानकार हैं कि इन प्राथमिकताओं को आगे ले जाना, इनको सफलता से इम्प्लीमेंट करना जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में अगर आप देखें तो एक डिप्लोमेट दिन के 24 घंटे में 12 घंटे सिर्फ आर्थिक विषयों पर ध्यान आकर्षित करता है। यश अभी कोलंबो में है, ये भी कहेंगे कि अगर वहाँ जाए तो राजनीतिक समस्याओं की कोई बात नहीं करता है, लेकिन भारत की क्या उपलब्धि है हो सकती है उनके विकास के लिए, किस तरह हम उनको आर्थिक सहायता दे रहे हैं। हर चीज़ में हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, उनके योगदान के बिना, उनके असेसमेंट्स के बिना सरकार नहीं जा सकती। क्योंकि अगर सरकार को असेसमेंट चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए राजनीतिक मोल क्या है, बिल्कुल सिर्फ राजदूत दे सकता है। बिल्कुल। सिन्हा साहब, अब आप श्रीलंका देख रहे हैं, आप पाकिस्तान देख चुके हैं, अफगानिस्तान देख चुके हैं, ईरान देख चुके हैं। सवाल यह है कि
आतंकवाद के मुकाबले के लिए आर्थिक इंटरेस्ट को हम बहुत बढ़ा दें और हावी कर दें, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हम में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या भूटान हो या नेपाल हो, इन सब में भी इस स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को परस्यू करने में हम थोड़ा धीमे रहे, लेट चले। मैं तो ये नहीं मानता कि हम लेट हो गए इसमें। ये सही बात है, आपने कहा कि ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं उस पे हमने जो फोकस अब डाला है, और पहले से भी फोकस था। पहले फोकस पाकिस्तान में था, शायद चीन में था, भूटान, हमारे जो नज़दीकी पड़ोसी देश हैं उन पे फोकस हमारा हरदम रहा है। मगर हाल में हमारा फोकस लोग जानने लगे, उसकी पब्लिसिटी हुई है, लोग जानते हैं, और हमारे पास और मौका मिला है। हमारा सिचुएशन ऐसा हो गया है, इकोनॉमिक सिचुएशन, कि हम शायद इनकी और मदद कर सके। अब आप कह रहे हैं अफगानिस्तान में हमने करीब $2 बिलियन का कमिटमेंट किया हुआ है। श्रीलंका में तकरीबन उतना ही हमने, काफ़ी पैसे वहाँ कमिट किए हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स किया हुआ है हमने। और वैसे ही हमने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, सब जगह हमारे पड़ोसी देशों में हमने उनकी मदद करने की कोशिश की है। और कई जगह जैसे अफगानिस्तान में हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो नंबर 1 है, नंबर 1 दर्जे, पहला दर्जे पर है। आप किसी से पूछें अफगानिस्तान में कि भारत ने जो मदद किया है अफगानिस्तान का, उसका क्या असर हुआ है लोगों पर जी, और चाहे वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जहाँ भी हो, वो असर बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है और हमारे लिए बड़ा अच्छा है। और वो इंडिया को नंबर 1 पार्टनर, पहला पार्टनर मानते हैं। इनके लिए हम सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर या सबसे बड़े दोस्त हैं। वाजपेयी साहब, आपसे समझना चाहूँगा, हालांकि हम दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान, ये दोनों मसले जब तक हम लोग इस पर अपना, एक तरीके से कहिए कि अपना कंट्रोल स्थापित नहीं कर लेते, हम लोग हमेशा मुश्किल में रहने वाले हैं। इस वक्त आपको सबसे बड़ी फिक्र क्या लगती है जब हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं? तो गुस्ताखी माफ़ हो, तो सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये है कि हमारे पॉलिटिकल क्लासेस कुछ भूल गए हैं हमारे हमसायों के साथ कैसा डिप्लोमेसी चलाएं। अव्वल तो इनको ख्याल में नहीं आ रहा है कि कौन है हमारे पड़ोसी। माफ़ कीजिए, मगर ज़्यादातर हमारे देसी लोग जब चीन का सोचते हैं, ये नहीं ख्याल रखते हैं कि हमारे 2000 किलोमीटर की ये इमीडिएट फ्रंटियर है। वो सोचते हैं कि 5 घंटे जाके हांगकांग से एंटर करें। तो ये रियलाइजेशन नहीं है कि कौन है हमारे नेबर्स। जैसे पार्थसारथी साहब ने कहा अभी कि देखिए, एक समय मीनिंग में तो अफ्रीका वाले भी हमारे नेबर्स हैं, इंडोनेशिया हमारा नेबर है। हमारी ये कॉन्शियसनेस ने, और छोड़िए बर्मा जो इमीडिएट नेबर है, उसके बाबत कोई कॉन्शियसनेस हमारी रही नहीं गई। सबसे बड़ी परेशानी ये है। और उसी के साथ साथ एक और परेशानी जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, वो कि इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट हमारे लोग भूल रहे हैं। अब आप देखिए, हम बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पॉलिटिशियंस कलकत्ते में जाके सब खराब कर देते हैं। हम श्रीलंका के साथ रिलेशन सुधारना चाहते हैं तो तमिलनाडु पॉलिटिक्स आके। अब ये माना कि सब देशों में लोकल पॉलिटिक्स का असर तो होता है, मगर कुछ नेशनल इंटरेस्ट का भी तो ख्याल रहना चाहिए। जब तक हमारे लीडरशिप और ख़ास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नहीं समझेंगी कि आपस में तू मैं एक दूसरे से चीप जाइब्स एक्सचेंज करने के बावजूद हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो हम अपने रिलेशनशिप्स नहीं बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पार्थसारथी साहब, यहाँ पर ये गैर मुनासिब होगा अगर मैं मौजूदा अफसरों से बात पूछूं, इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। क्या पॉलिटिकल क्लास हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक थिंकिंग होनी चाहिए, जो शायद हमारे पास है, लेकिन उसको पुल बैक करता है, या पॉजिटिव तरीके से ऐसे कहा जा सकता है कि नहीं, अब हमको राज्यों को शामिल करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और अपनी स्ट्रेटजिक थिंकिंग को डेवलप करने के पहले पब्लिक और नेताओं को साथ लेना पड़ेगा। इस चैलेंज को अभी का एमई एस्टेब्लिशमेंट कैसे हैंडल कर रहा है? देखिए, विदेश नीति पर हमारे एक अच्छी परंपरा रही है। इस पर अगर आप बड़े तौर से देखें तो एक किस्म से आम सहमति से चली है विदेश नीति। हाँ, प्रश्न सवाल तो उठते हैं संसद में, ये तो स्वाभाविक है और उठना चाहिए।
लेकिन जैसे वाजपेयी साहब ने कहा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के जो शेख हसीना हैं हमारे बहुत ही निकट हैं, जो विपक्ष है हमारे खिलाफ हैं, आतंकवाद को प्रोत्साहन देते हैं हमारे देश में। अब वो 2 समझौताओं के लिए इच्छुक थे। सबसे पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, यानी कि सीमा पर उस पर डिमार्केशन करना, दूसरा जो था तीसरा पानी के बंटवारे में। दोनों में सरकार असफल रही। मुझे याद है 1977 को जब फराका का समझौता होने वाला था तो मैं बाबू जगजीवन राम के साथ गया जी। बांग्लादेश जाने से पहले मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे से हम मिले, उनकी सहमति ली, फिर जाकर हमने समझौता किया। तो वाजपेयी साहब जो कह रहे हैं, ये हमारे जो शासक हैं, पॉलिटिकल क्लास जिसे कहते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि इन विषयों पर आम सहमति बनाएं। अगर ये श्रीलंका में है, आम सहमति जब 1987 में हमने बनाया, बहुत मुश्किल लगा क्योंकि भारत के फौज वहाँ तमिलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन प्रयास तो किया गया। और अब भी ये जो डीएमके और एडीएमके के बीच जो झगड़ा हो रहा है, कम से कम स्पष्टता से सरकार को तमिलनाडु के अवाम को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल कि हम तमिलों के राष्ट्रहित में हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वो सुख के साथ रहें श्रीलंका में, लेकिन साथ साथ श्रीलंका के अखंडता और एकता के बारे में कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। बिल्कुल। अखिलेश जी, इसी संदर्भ में आपसे समझना चाहूँगा, नेपाल और भूटान आप देखते हैं बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही क्रिटिकल देश हैं हमारे, और बहुत ज़्यादा सौहार्द है दोनों देशों के बीच जहाँ तक लोगों का सवाल है। आपको वहाँ पर इन दोनों देशों को जब हमारे दोस्तियाँ बढ़ रही हैं, उसमें इस वक्त नए डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं जिससे हमको लगे कि हम लोग पड़ोसियों के मामले में पुरानी गलतियों को ठीक कर रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा यह इनिशिएटिव लेने के लिए। बात यह है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध जिस तरह से नज़दीकी है, जिस तरीके से विशिष्ट और अद्वितीय और व्यापक रूप में है हमारे आदान प्रदान, उनको बहुत सहजता से और बहुत सिंप्लीफाई करके नहीं व्यक्त करना चाहिए। मुझे उपनिषद का एक स्तोत्र याद आता है, वाचो यस्मात् निवर्तन्ते तद वक्तुम के न शक्यते। तो जो गूढ़ता है हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को, उनको कुछ शब्दों में या कुछ मिनटों में नहीं व्यक्त करना चाहिए। और हर संबंध की अपनी विशिष्टता है, अपनी महत्ता है। मैं नेपाल की बात करूं तो जिस तरह का अद्वितीय है, विशिष्ट है नेपाल और भारत का संबंध, 1840 किलोमीटर की खुली सीमा है, बहुआयामी और बहुस्तरीय संबंध हैं, राजा महाराजाओं से लेकर के राणा और अधिकारियों और एक ग्रास रूट लेवल तक आम आदमी के बीच में जिस तरह के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संबंध हैं, और जिस तरीके से समग्र भारत का समग्र नेपाल के साथ संबंध है, क्योंकि मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि सामान्य ये अनुभूति होती है कि भारत का इंटरेस्ट खाली नेपाल की तराई में है या मधेश में है। ऐसा नहीं है। भारत का संबंध समूचे नेपाल से है, जो काठमांडू के लोग हैं उनके साथ है, जो बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स हैं उत्तर में हैं उनके साथ है, गुरखा रिक्रूटमेंट्स के चलते जो बाकी जनजातियाँ उनके साथ संबंध है। तो नेपाल के साथ संबंध हमारा बहुत ही व्यापक और बहुस्तरीय, बहुआयामी है। तो उसको बहुत सहजता से नहीं लेना चाहिए, और उसको जो महत्ता, जो गरिमा मिलनी चाहिए, वो हम शायद कभी कभी नहीं देते। उसी को अंडरलाइन करने की जरूरत, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान की बहस में हम ज्यादा उलझ जाते हैं। भूटान के फ्रंट पे स्ट्रेटेजिक बातें इस वक्त क्या नहीं हो रही हैं? और भूटान के साथ जिस तरह का हमारा अद्वितीय, जिस तरह का विशिष्ट प्रगाढ़ संबंध है, उसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं उसके। एक तो ये है कि हम दोनों देशों का संबंध
कई पीढ़ियों से हमारे जो नेता हैं थर्ड किंग भूटान में और प्रधानमंत्री नेहरू जी उनके समय से जो पारस्परिक विश्वास और समझदारी और संवेदनशीलता का रिश्ता बनाया गया है। हाँ, तो ये अद्वितीय, बड़ी महत्वपूर्ण बहुत ही बात है। महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अखिलेश जी, यहाँ आपको मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि अब मुझे आदेश है कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूं। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। CNBC आवाज पर चर्चा हो रही है कि भारत अपने पड़ोसी दोस्तों को कैसे मैनेज करता है। यहाँ पर एक सवाल मैं समझना चाहूँगा, जो डेवलपमेंट का काम करने का आपका है तुहिन सिन्हा साहब, ये बताएं कि उसमें आप लोग किस तरीके से अब कैचअप कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे रह गए थे उसमें कि इनकी हम इतनी मदद करें कि इनको बिग ब्रदर वाला न लगे कि इनके हम बराबर के दोस्त हैं और हमारे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट वहाँ डेवलप हों। किन देशों में हम इस वक्त सक्रिय हैं जिनका स्ट्रेटजिक महत्व है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आई थिंक 1 मिनट लेना चाहूँगा बताने के लिए कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका बैकग्राउंड क्या है और इसकी स्थापना क्यों की गई, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे दर्शकों के मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये DPA नाम की चीज़ IMEI के अंदर हो कैसे गई। पिछले साल के शुरुआत में 2012 की शुरुआत में DPA की स्थापना की गई। वो इसलिए क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमारी जो परियोजना है, हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके भौगोलिक और उनके सेक्टोरल कवरेज में उनमें बहुत सारा विस्तार हुआ है और ये ज़रूरत महसूस की गई कि उनको हम और अधिक दक्षता से, काफ़ी और इफ़िशिएंसी से हम लोग कर पाएँ। और इसलिए हमने अपने विदेश मंत्रालय के अंदर, ताकि हमारे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के परिप्रेक्ष्य के अंदर में ये सारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया सके, इसकी स्थापना की गई। ऑफ कोर्स हमारा जो नेबरहुड है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और जैसा कि पाठक साहब ने कहा कि हमारा जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है वो हमारे काम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा एक डिवीज़न DPA के अंदर में वो पूरी तरह से केवल हमारे पड़ोसी देशों, नेबरहुड के अनुदान के कार्य, ग्रांड प्रोजेक्ट्स के ऊपर में फोकस करता है। हमारा एक दूसरा डिवीज़न है जो कि पूरी तरह से अफ्रीका के ऊपर में ग्रांड प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम करता है और साथ ही हमारी लाइन्स ऑफ क्रेडिट करता है। तीसरा डिवीज़न जो कि मैं हेड करता हूँ, हम लोग सारे कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रमों के ऊपर में फोकस करते हैं। अगर आप इन तीनों कार्यक्रमों को अगर आप बांट के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो फोकस है हमारे नेबरिंग कंट्री के ऊपर में, और ये काम सारे हैं, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, सारे तरह के काम आप लोग करते हैं। बिल्कुल। और ये रेंज इनकी इतनी बड़ी रेंज है कि हमें अपने खुद के अंदर की दक्षता बढ़ानी है, हमें और भी दूसरी मिनिस्ट्री से, दूसरी एजेंसी से, संगठनों के साथ भी काफ़ी करीबी से काम करना है। बिल्कुल। इसमें श्रीलंका के बारे में बहुत दिलचस्प सिचुएशन है इस वक्त कि एक तरफ तो हम लोग वहाँ बहुत सारे घर बना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा उनसे इस वक्त थोड़ा सा एक डिस्कशन चल रहा है, जो मछुआरे हमारे हैं वो उधर की सीमा में चले जाते हैं और ये इस वक्त का एक कंटेंशियस इशू है। तो इस तरह के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करने के इस वक्त के चैलेंजेस आपके सामने क्या है? जी, आपने सही कहा। वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हमारा है वो है IDPs के लिए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। वहाँ जो लड़ाई हुई थी 4 साल पहले, जो लड़ाई ख़त्म हुई, उसके बाद भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। वहाँ पर 50,000 घर बनाने का हमने उनको वादा दिया है। 1,000 हमने पायलट प्रोजेक्ट में पिछले साल बना के दे दिया उनको, बेनिफिशरीज को डायरेक्टली, और अब 49,000 बनाने में हम जुड़े हुए हैं। हमारा कोशिश ये रहेगा कि 2015 तक पूरे 49,000 घर बना के उनको दे दिया जाए। ये घर ज़्यादातर उत्तर में हैं, और उत्तर के अलावा पूर्वी इलाके में भी हम घर बना रहे हैं, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वहाँ जो हमारे तमिल लोग हैं, ज़्यादातर तमिली लोग हैं, कुछ सिन्हाला भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं जो अफेक्टेड रहे हैं लड़ाई से, तो उनको एक निवास मिलेगा रहने के लिए, एक पक्का निवास। तो ये जो है बड़ा सराहा गया है। जो सरकार है श्रीलंका के, कल ही उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, हमारे आदरणीय विदेश मंत्री को उन्होंने कहा भी और बहुत धन्यवाद दिया जो हम काम कर रहे हैं वहाँ पर। और मछुआरा समस्या जो है ये तो है ही एक समस्या, और ये समस्या के लिए दोनों सरकार जुटे हुए हैं कि कैसे हम जल्द से जल्द हमारे जो मछुआरे पकड़े जाते हैं वहाँ पर उनको रिहा किया जाए। अब ये पिछले 3 दिन में 49 मछुआरे हमारे अभी रिहा किए गए हैं, अभी 8 और बचते हैं,
और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द उनको भी रिहा कर दिया जाए। कल और जो हमारे जो बासिल राजपक्षे साहब आए थे मंत्री श्रीलंका से, उन्होंने कल तमिल रामेश्वरन के मछुआरों से मुलाकात भी की परसों, और उम्मीद ये रहेगा कि बातचीत से दोनों सरकार मछुआरे दोनों तरफ से मिलजुल के ये समस्या का हल निकालेंगे। बिल्कुल। आइए एक बार फिर चलते हैं वाजपेयी जी के पास। वाजपेयी जी, आपका एक फाइनल कमेंट मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त अफगानिस्तान वापस सुर्खियों में है। अमेरिका से हम कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की मदद ली और तालिबान से बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया। अफगानिस्तान हमारे लिए जितनी बड़ी फिक्र है, उसको लेकर के हमारा पॉलिसी रिस्पॉन्स आपको कैसा दिखता है भारत का? हम लोग ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, फिक्र की है मगर अपॉर्चुनिटी भी है। हम लोग ये मौजूदा क्राइसिस के पहले से, जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे बढ़ रहे थे, वो तो जब तालिबान ने उनको कब्ज़ा कर लिया पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से, उसके बाद कुछ मुश्किलें हो गई थी। मगर उसके अलावा जैसे शुरू में कहा गया था कि अफ़गानी लोग हमारे साथ बड़े दोस्ती से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हम वहाँ कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से मदद करने की, तो जो वो चाहते हैं वो ही हम कर सकते हैं। एक सिर्फ मुश्किलात अभी तक बाकी है जो पता नहीं कैसे सॉल्व होगी, वो कि अफ़गानी आर्मी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को बहुत सख्त मदद चाहिए, ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट में, लीडरशिप में। उसको हमें सोच समझ के आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी तक सिर्फ पाकिस्तान नहीं मगर उनके जो दोस्त हैं बाकी दुनिया में, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत जोर लगाया था कि इसमें मत फंसो, यानी इस रास्ते में मत जाओ, कोई मिलिट्री एड या कुछ मत दो। अब जब अमेरिका खुद वहाँ से हट रहा है, उनको मिलिट्री एड की बहुत ज़रूरत होगी, तो हमें अभी सोच समझ के ये फैसला करना है कि हम कहाँ तक उनको ये भी मदद दे सकते हैं, ये मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। आप समय की बहुत कमी है पार्थसारथी साहब, एक छोटा सा सवाल पाकिस्तान पे। आपने कहा इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाओ, लेकिन आतंकवाद पर बात किए बिना पाकिस्तान को हम गैस, पावर, अपना खर्चा, अपनी लागत बढ़ाते हुए फिर भी देने की बात कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के लिए भारत के टैक्स पेयर का एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं हूँ, वो दूसरी सवाल है, और वो भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने कुछ आर्थिक सहायता के एक प्रस्ताव दिया उनको 1978 को, तो उनका जवाब यह था, यानी कि गेहूं के सप्लाई के लिए, तो उन्होंने कहा हमने इस मुल्क को इसलिए नहीं बनाया कि आपके गेहूं पर हम निर्भर रहें। लेकिन आर्थिक सहयोग पाकिस्तान के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है और बढ़ना चाहिए। फ़र्ज़ यकीनन करें, अगर चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, हम उनको ऊर्जा दे सकें जिससे लाहौर के में बिजली आ जाए, तो उसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा? बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के साथ मैं समझता हूँ आर्थिक सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन याद साथ साथ ये रखना चाहिए कि हम ये ना उनको ये एक इम्प्रेशन दें कि हम उनके पीछे दौड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आइदर और नहीं है, दोनों काम साथ अगर करना वो पड़ेगा। चाहते हैं बिल्कुल, तो देने के लिए हम तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ जो ऊर्जा का मामला चल रहा है, ये सही ओर से और सही दिशा में चल रहा है, जो भी हमने कदम उठाए हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको चीन के बारे में। जी, लोग यहाँ कहते हैं कि चीन बहुत आगे बढ़ गया, भारत पीछे रहता है। देयर इज द ओल्ड सेइंग ऑफ द हेयर एंड द टॉर्टोइस। चीन जो है जब सहायता देता है, लोगों को प्रशिक्षण नहीं देता है। उन्होंने इस ईस्ट अफ्रीकन रेलवे बनाया, अफ्रीकनों को नहीं सिखाया कि एक बत्ती के बल्ब बदलना कैसे है या बनाना कैसे है। भारत का सहयोग और सहायता ये है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं। तो और अफ्रीका में वो हार्डवेयर देगा, लेकिन हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों देंगे, ये हमारी हम खास बात है। पहले सॉफ्टवेयर देंगे, जब सॉफ्टवेयर मिलता है वो खुद आएंगे हमको हार्डवेयर के बिल्कुल लिए। सर, वक्त की कमी है, वरना इस चर्चा को हम आगे जारी रख सकते थे। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। भारत और पड़ोसी देशों के संबंधों को इस क्लासरूम में समझाने के लिए वाजपेयी साहब आपका भी खास शुक्रिया अदा करेंगे। और दर्शकों के लिए सूचना यह है कि अब इसके तुरंत बाद, छोटे से ब्रेक के बाद, हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से।
डेटेंट। दो देशों के बीच तनाव को कम करने की प्रक्रिया को डेटेंट कहा जाता है।